अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा सर, आज जो है वो अपना हम एक और जो है वो सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह कि भाई 2025 से लेके 2015 मतलब 10 साल 10 से 11 साल के पेपर जो है वो एमसीक्यूज में आपको फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है सर। अच्छा सर, इसमें सॉल्व करने का मतलब क्या है भाई? इसमें सॉल्व करने का मतलब ये है तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्यों आंसर है करेक्ट। ठीक है, जो बाकी ऑप्शन है वो गलत है तो वो क्यों गलत है। ठीक है सर, इन सबको सर हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ठीक है सर, मेरी पूरी कोशिश है कि भाई आप लोगों को जो है वो एमसीक्यूज की भी प्रिपरेशन कराई जाए, ना सिर्फ आपको लेक्चर्स वगैरह प्रोवाइड किए जाए। ठीक है सर, तो डिटेल में समझेंगे। अच्छा सर, यहाँ पे अब जब एमसीक्यूज होते हैं तो एमसीक्यूज 10 ईयर के मतलब के सारे कोर्स का। ठीक है सर। मेरे यूट्यूब चैनल पे तो ऑलमोस्ट जो है वो कैश बुक तक लेक्चर्स अपलोडेड है। स्पेशल जर्नल मैंने अभी शुरू कराया था, फिर उसके बाद सेक्शन बी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है सर, एक चीज़ तो ये होगी। तो सर फिर ये अभी से आप एमसीक्यूज वगैरह क्यों शेयर कर रहे हैं? तो यार अभी से इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि स्पेशल चैनल चल रहा है, वो तो मैं करा रहा हूँ आप लोगों को। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 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 फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का एक ऑनलाइन कोर्स बनाया और इतनी डिटेल में चीज़ें और प्रॉपर इसी तरीके से जैसे ये आपको नजर आ रहा है इसी तरीके से बहुत ज़बरदस्त किस्म का कोर्स बनाया, जिसमें आपको लेक्चर्स मिलेंगे, पास पेपर्स के सॉरी लेक्चर्स मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है सर, उसमें समरीज हैं, उसमें आपके जो है वो एक एक चीज़ जो है ना उसमें डालिए। तो मैंने कहा पास पेपर के एमसीक्यूज भी करा दे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह एक पास पेपर की सीरीज भी शुरू करूंगा जिसमें मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा, हर चैप्टर के जो है वो हम करेंगे। ठीक है सर, तो ये ओवरऑल एक चीज़ है भाई। ठीक है, तो जब तक वो कोर्स आता है, जब तक वो कोर्स आपको अवेलेबल होगा, तब तक मैंने कहा कि भाई हम जो है वो फिलहाल यूट्यूब पे मैं अपने चैनल पे लर्न विद जुनैद पे ही आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करता रहूँगा। जैसे कि अभी स्पेशल चैनल के लेक्चर्स अपलोड होना शुरू हुए, तो वो भाई वो उस कोर्स के लेक्चर हैं, वो मैंने कोर्स में पढ़ाया है, उसी के लेक्चर मैंने यहाँ पे भी अपलोड किए। मैंने कहा चलो एक डेमो भी हो और आप लोगों के लिए भी हो, जब तक मैं आप लोगों को बाकी सब चीज़ें कराता हूँ। ठीक है सर, तो 2025 का सर क्वेश्चन देखते हैं। ये अभी रिसेंटली हमारे पास जो है वो सर रिसेंट रिसेंट बिल्कुल पेपर हुआ है। ठीक है सर, इंशाल्लाह अब आइंदा से ये होगा जैसे पेपर होगा उसके सोल्यूशन आपको एमसीक्यूज के भी मिल जाएंगे। ठीक हो गया सर। तो सर शुरू करते हैं भाई। अब एमसीक्यूज आपको 20 मार्क्स के आते हैं। ठीक है सर, मैं क्यों एमसीक्यूज की प्रिपरेशन आपको करा रहा हूँ? ठीक है, जिन्होंने मेरा कोर्स लिया हुआ है उनके लिए तो मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी उनके लिए हो जाएगा एमसीक्यूज, अगर उन्होंने जो मैंने उनको कोर्स प्रोवाइड किया उसके अच्छे तरीके से चीज़ें ली, क्योंकि मैंने वहाँ पे खुद जैसे चैप्टर शुरू होता था मैं वहाँ पे पहले उनको थ्योरी भी पढ़ा देता था। ठीक है सर, और बताता था कि भाई ये चीज़ें आपकी एमसीक्यूज में आएगी, और कॉन्सेप्ट आप लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह इतने पक्के करा दिए कि आप लोगों के लिए यकीन करेगा, आप लोगों के लिए ये चीज़ें आसान हो गई। ठीक है सर। दूसरी बात ये है कि भाई 20 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं, 20 मार्क्स। ठीक है, और ये ऐसे 20 मार्क्स होते हैं ना जिसमें आपका एक मार्क्स भी नहीं कट सकता। ठीक है, एग्जामिनर अब आपने सही ऑप्शन टिक कर लिया तो एग्जामिनर थोड़ी इसको काटेगा कि नहीं भाई ये गलत है। लेकिन अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो हो सकता है वहां पे कुछ कुछ ना कुछ गलती आपकी हो गई हो, तो एग्जामिनर आपको वहां पे मार्क्स नहीं देता, लेकिन इस पे देता है। तो इसीलिए भाई इसकी प्रिपरेशन टिका के करनी है। ठीक है सर। दूसरी बात ये है कि भाई आपने वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिन्होंने पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं किया हुआ अभी। ठीक है, तो भाई उनके लिए भी ये एडवाइस है कि आपने भले पूरा कोर्स नहीं कंप्लीट किया, लेकिन एटलीस्ट 2025 से 2015 तक के अगर आपके पास 10 ईयर है तो उसमें ये सही ऑप्शन टिक कर लेना। डेली की बेसिस पे एक साल का एक एमसीक्यू एक साल उठाना, भले एक हफ्ता लगा दो उस पर। ठीक है, लेकिन मेरी कोशिश ये करना कि 2 से 3 दिन एक जैसे 2025 का आपने एमसीक्यूज उठाया, सही ऑप्शन यहाँ से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक बार समझ लिया आपने और उसके ऑप्शंस को सही से टिक कर लिया। ठीक है सर, बस उसको पूरे दिन में एक बार सुबह एक बार रात में पढ़ना है, 2 दिन या 3 दिन इस तरीके से। फिर अगले क्वेश्चन यकीन करिएगा 2-3 साल के आप एमसीक्यूज पढ़ोगे ना, आपके पास खुद ब खुद रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, और एग्जैक्ट सेम एमसीक्यूज पे दोबारा एग्जामिनर भी रिपीट करता है। ठीक है, तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। वैसे कॉन्सेप्ट की कहीं कहीं पड़ेगी, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको याद भी दिला दूंगा हमने कहाँ पे पढ़ा था, कैसे पढ़ा था। लेकिन अगेन भाई एमसीक्यूज की प्रिपरेशन अभी से आज से शुरू करो। यकीन करो अगर आज से शुरू करते हो ना आप, महीने डेढ़ के अंदर एमसीक्यूज 20 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे। 20 मार्क्स में से शॉर्ट शॉर्ट के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत आसान होते हैं, उसमें आराम से 20 से 30 मार्क्स आप ले सकते हो। पेपर मतलब पास तो आराम से हो जाएगा। यकीन करो अभी भी मुझे ऐसे स्टूडेंट का मैसेज आता है जिनका फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग का पेपर रुका हुआ है। मैंने कहा यार सेकंड ईयर की अकाउंटिंग क्या पढ़ेगा जब तुम्हारा फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का पेपर रुका हुआ है। तो भाई इस चीज को सीरियस लें, यकीन करें ये 20 मार्क्स मुफ्त के मार्क्स हैं। रिपीट होते हैं एमसीक्यूज, ये आप खुद देखिएगा। 2025 करेंगे ना, 2024 देखना कितने एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं, 2023 में देखना कितने एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं। ठीक है सर, तो अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं 2025 का।
सबसे पहला एमसीक्यूज भाई, तो आप जो है वो 20 मार्क्स के लिए खेलने जा रहे हैं, ठीक है सर। तो चले सर शुरू करते हैं। कहता है इट इज नॉट अ करंट एसेट। अब करंट एसेट्स क्या होते हैं भाई, आप लोगों को पता है करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो हमारे पास एक साल के अंदर अंदर खत्म हो जाए, ठीक है सर। करंट एसेट्स कौन से होते हैं, वो एसेट्स होते हैं जो आपको एक साल के अंदर अंदर आपके क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है सर, जिनका एक साल का बेनिफिट होता है। तो सर आइए देखते हैं प्रीपेड। सर ऑलरेडी मैंने आपको एक बुक, अगर आपके पास पेटी वाला की बुक है वहां पे देखेंगे ना, एसेट एक्सपेंस सबकी एक पूरा पेज पे लिस्ट बनी हुई है जिसपे सब चीजें आती है, वहां से भाई ये चीजें रट्टा लगा लो। मैंने तो अपने स्टूडेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाया था, और ये भाई पहले चैप्टर में से चीजें हैं, ठीक है सर। तो पहले चैप्टर तो मैंने वैसे ही यूट्यूब पे अपने सब चीजें पढ़ाई हुई है, ठीक है सर। तो वहां पे हमने देखा था कि भाई प्रीपेड रेंट मतलब अगर आपने किसी को एडवांस में पैसे दिए हुए हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका करंट एसेट होता है, ठीक है सर। फिर अकाउंट रिसीवेबल्स, भाई किसी को आपने उधार पे चीजें बेची, अब उससे पैसे लेने, लिए नहीं अभी तक, लेने। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब होता है पैसे लेने, तो वो भी आपका करंट एसेट में आता है। फिर ऑफिस सप्लाईज सर, ये भी आपकी करंट एसेट्स में आती है। ऑफिस सप्लाईज मींस पेन पेंसिल कुर्सी, छोटी मोटी चीजें जो आपके पास आती है वो सब आपकी इसमें आ जाती है, ठीक है सर। तो ये भी आपका करंट एसेट कहलाता है। लेकिन सर इक्विपमेंट्स, ठीक है सर, इक्विपमेंट्स मींस आपकी मशीनरी हो गई, ठीक है। अब वो एक साल से ज्यादा बेनिफिट आपको देती है, ठीक है सर। तो वो आपका किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा फर्नीचर, ठीक है सर। मैंने सॉरी फर्नीचर ऑफिस सप्लाईज में बोल दिया था। फर्नीचर एक साल से ज्यादा आपको बेनिफिट देगा, वो इसमें आ जाएंगे। कंप्यूटर सर, एक बिजनेस है हमारा, उसमें कंप्यूटर जाहिर की बात है आपको पता है डेटा वेटा मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं, तो वो भी आपका जो है वो इक्विपमेंट्स में आता है। तो करंट एसेट कौन सा नहीं है, इसका मतलब ये है, ठीक है सर। तो इसका मतलब ये है कि भाई कौन सा हमारा करंट एसेट में नहीं आता, हमारे पास इक्विपमेंट्स करंट एसेट में नहीं आते, ठीक है सर। क्योंकि उसकी लाइफ एक साल से ज्यादा होती है और वो हमें एक साल से ज्यादा बेनिफिट देता है, इसीलिए हम उसको करंट एसेट में क्लासीफाई नहीं करते, ये नॉन करंट एसेट होता है। ठीक है सर। अब इसी एमसीक्यू को एग्जामिनर घुमा देगा, विच इज अ करंट एसेट, ठीक है, या कहेगा विच इज अ फिक्स एसेट, ठीक है सर। इसको इस तरीके से भी एग्जामिनर कर सकता है, तो फिर भी इसका यही ऑप्शन होगा, ठीक है। फिर कहता है सेल्स इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, कहता है सेल्स को मैं अगर डिस्क्राइब करूं, एक्सप्लेन करूं, तो कैसे एक्सप्लेन करूंगा। तो यार मैंने आपको अभी रिसेंटली स्पेशल जर्नल के लेक्चर में भी बताया था कि सेल्स का मतलब ये होता है जब आप मर्चेंडाइजेस को बेचते हो तो उसको सेल्स रिकॉर्ड करते हो, जब उसको परचेस करते हो तो उसको एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हो। सर मर्चेंडाइजेस क्या होती है, सर मर्चेंडाइजेस वो चीजें होती है जिसका आप कारोबार करते हो। एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा गाड़ियों का शोरूम है, तो मेरे गाड़ियों के शोरूम में मेरे पास जो गाड़ियां होंगी वो मेरे लिए क्या होगी, मर्चेंडाइजेस होगी। अब मैं उसको सेल करूंगा ना, तो मैं मेरे लिए क्या होंगी, उसको मैं सेल्स रिकॉर्ड करूंगा। और सेल्स की डेफिनेशन में अगर उसको परचेज करूंगा तो मैं उसको परचेजेस से रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन सर मेरा गाड़ियों का शोरूम है, लेकिन मैंने एक कंप्यूटर खरीदा है, तो उसको मैं क्या करूंगा, तो उसको सर कंप्यूटर के नाम से ही रिकॉर्ड करूंगा। ये चीजें मैंने आपको सिखाई है, मैंने आपको इस पर सेपरेट लेक्चर भी प्रोवाइड किया था कि भाई मर्चेंडाइजेस का क्या मतलब होता है, मर्चेंडाइजेस को किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, एग्जामिनर किस तरीके से घुमाता है आपको, ये चीजें मैंने आप लोगों को सिखाई हुई है ऑलरेडी, ठीक है सर। तो देखते हैं भाई। तो कहते हैं सेल्स ऑफ ऑल आइटम, नहीं सर ऑल आइटम क्यों, ऑल आइटम में कंप्यूटर भी आ जाएगा, हमारा बिजनेस तो उसका है गाड़ियों का है, तो ये तो सर गलत हो गया ऑप्शन, ठीक है सर। सेल्स ऑफ मर्चेंडाइजेस, ठीक है सर। फिर कहता है सेल्स ऑफ मशीनरी, ठीक है सर। अब ये मशीनरी गलत ऑप्शन टिक किया हुआ, इसको भी काट देंगे। मशीनरी तो भाई आपका एसेट थोड़ी है, वो मर्चेंडाइजेस थोड़ी है आपका वो, ठीक है। अब एक आप जो आपकी एक फैक्ट्री है जूते बनाने की, तो आप जो है वो फैक्ट्री में मशीनरी लगाएंगे, वो आपका थोड़ी वो मर्चेंडाइजेज है, वो आपकी, आप उसकी सेल परचेज थोड़ी करते हो, आप तो जूतों की सेल परचेज करते हो, तो जूते जो होंगे वो आपके लिए मर्चेंडाइजेज होंगे, ठीक है सर। ओल्ड फर्नीचर, नहीं सर ये भी नहीं है बिल्कुल सर। तो सर फिर बच क्या गया हमारे पास, ये वाला ऑप्शन हो गया सेल्स ऑफ मर्चेंडाइजेस, ठीक है सर। मर्चेंडाइजेस को बेचने को हम कहते हैं सेल्स, ठीक है सर। फिर तीसरी बात है, कहते हैं अलाउंस फॉर बैड डेट इज कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ एसेट्स, ठीक है सर। अब सर मुझे ये बताओ कि बैड डेट हम किस पे चार्ज करते हैं, हम अकाउंट रिसीवेबल पे चार्ज करते हैं। अकाउंट रिसीवेबल आपका क्या होता है, एसेट होता है। तो बैड डेट का ऑपोजिट, कॉन्ट्रा मींस ऑपोजिट, ठीक है। बैड डेट का ऑपोजिट क्या होता है भाई, आपका एसेट होता है, ठीक है। क्योंकि वो एसेट पे चार्ज होता है तो हमने इसको एसेट कह दिया। फिर कहता है रेंट अर्न बट नॉट रिसीव्ड, सर इसका क्या मतलब है, सर आपने किसी को एक घर रेंट पे दिया, उस बंदे को कहा कि भाई आप मुझे जो है वो 10,000 रुपया एक महीने का रेंट देना है, और ये डिसाइड हुआ कि भाई रेंट जो है ना पूरा जैसे मंथ खत्म होगा फिर उसके बाद रेंट, जैसे कि अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर 1 अक्टूबर को मेरे पास एक आया बंदा जिसने कहा मुझे भाई घर चाहिए रेंट पे, मैंने कहा ठीक है ले लो, 10,000 रुपये किराया है। उसने कहा सर जैसे अक्टूबर की लास्ट डेट होगी ना 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर, उस पर मैं आपको पैसे दूंगा, हमारी ये डील थी डन हो गई। वैसे पैसे एडवांस लिए जाते हैं लेकिन हम अज्यूम करते हैं। तो सर उसने एक महीना पूरा आपके घर को यूज किया,
तो अब होना क्या चाहिए, अब होना ये चाहिए कि वो आपको एक इनकम दे, जो आप अपने पास क्या रिकॉर्ड करोगे, रेंट इनकम। लेकिन उसने पैसे दिए ही नहीं आपको, ठीक है सर। तो फिर क्या होगा, वो जब उसने पैसे दिए ही नहीं है तो ये कौन सी लायबिलिटी होगी, रिसीवेबल्स हो गया। मतलब कि आपने उस बंदे से पैसे लेने, अभी लिए नहीं है, लेने हैं, रिसीवेबल्स, ठीक है सर। तो ये क्या होगा, अकाउंट रिसीवेबल्स, ठीक है। रेंट अर्न, उसने आपका घर यूज कर लिया है बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है, नॉट रिसीव, लेकिन पैसे नहीं मिले आपको अभी तक, तो वो रिसीवेबल्स है। फिर क्या कहते हैं, ऑल अकाउंट हैव क्रेडिट बैलेंस एक्स, और अकाउंट हैव क्रेडिट बैलेंस एक्सेप्ट, ठीक हो गया सर। ये यहाँ पे क्या कहता है भाई, सारे अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस होते हैं एक्सेप्ट किसका क्रेडिट बैलेंस नहीं होता। अब सर मैंने आपको गोल्डन रूल्स बताए थे, गोल्डन रूल्स में क्या था, टी अकाउंट्स और ट्रायल बैलेंस में खोल के लेक्चर देख लिया, आपको पता चल जाएगा। गोल्डन रूल्स में ये था भाई, डेबिट का सॉरी एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पे आता है, एक्सपेंस का बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पे आता है, लाइबिलिटी का क्रेडिट साइड पे आता है, इनकम का क्रेडिट साइड पे आता है, ठीक हो गया सर। और कैपिटल में हमने देखा था अगर ड्रॉइंग है तो डेबिट, अगर कैपिटल है तो क्रेडिट, ठीक है सर। कितना है, ऑल अकाउंट हैव क्रेडिट बैलेंस एक्सेप्ट, कहते हैं किसका क्रेडिट बैलेंस नहीं होता। तो सर सबसे पहले हम ये देखते हैं किसका क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है सर। तो सर रेंट एक्सपेंस, ठीक है सर, नहीं सॉरी ऊपर नहीं, ये फिफ्थ पे हम, ठीक है सर। सबसे पहले कहते हैं सबसे पहले कहते हैं अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, सर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन होता ही क्रेडिट साइड पे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हम क्रेडिट करते हैं। तो ये तो सर हमारे पास क्रेडिट बैलेंस वाला है, ये तो नहीं है, ठीक है सर, ये तो नहीं है। फिर कहता है कमीशन इनकम, अब ये इनकम आ गई तो इनकम का तो वैसे ही बैलेंस नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट साइड पे होता है, तो ये भी कट गया यहाँ से, ठीक हो गया सर। परचेज डिस्काउंट, मैंने आपको बताया था, ठीक है सर, जब हम कैश बुक कर रहे थे, कैश बुक में मैंने डिस्काउंट्स की अलग से आपको चीज़ें बताई थी। मैंने ये कहा था कि भाई परचेजेस जब आप करते हो तो वो आपका एक्सपेंस होता है, लेकिन परचेज के ऊपर आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो जैसे कि फर्स्ट करते हैं भाई, मैंने परचेजेस की 100 रुपए की, ठीक है। अब मुझे बंदे को पैसे कितने देना है, कैश कितना देना है, मैंने उसको 100 रुपया, लेकिन उसने मुझे 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो अब मैं उसको कितने पे करूंगा, अब मैं उसको 90 रुपीज पे कर। तो सर शुरू में मुझे 100 रुपये पे करना था, अब मुझे 90 रुपये पे करने, तो 10 रुपए की इनकम हो गई एक तरीके से, मेरी पैसे बच गए, जो बच गए तो वो मेरी इनकम है, ठीक है सर। तो परचेज डिस्काउंट का बैलेंस भी हमेशा याद रखना क्रेडिट पे होता है, ठीक है, इसका नॉर्मल बैलेंस। तो सर लास्ट में हमारे पास जो है वो सेल्स रिटर्न बच गया है, ठीक है, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। इसकी लॉजिक भी बता देता हूँ भाई, ये देखो इसकी एंट्री क्या बनती है, ठीक है सर। इसकी अगर इसकी मैं एंट्री बनाऊं तो इसकी एंट्री क्या बनती है भाई, हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट, ठीक हो गया। अब यहाँ पे सेल्स का बैलेंस क्रेडिट पे आ रहा है। अब सेल्स रिटर्न की क्या एंट्री बनती है सर, सेल्स रिटर्न डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो सेल्स रिटर्न तो वैसे ही डेबिट साइड पे आ गया, तो इसका मतलब इसका डेबिट बैलेंस होता है। फिर सर 6 पे आते हैं, ठीक है सर, ये 6 पे कहता है सेल्स जर्नल इज यूज्ड, सेल्स जर्नल कब यूज किया जाता है। मैंने अभी कल परसों ही लेक्चर अपलोड किया, मैंने बताया था कि भाई स्पेशल जर्नल में क्या करते हैं, हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जब मर्चेंडाइजेस की, याद रखिएगा मर्चेंडाइजेस क्रेडिट पे अगर बेची जा रही है या सेल की जा रही, परचेज की जा रही है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो सेल्स जर्नल में सर सेल्स रिकॉर्ड होगी, ठीक है सर। सेल्स मर्चेंडाइज ऑन कैश, कैश तो सर हम रिकॉर्ड ही नहीं करते। सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट, जी सर बिल्कुल नहीं सर, ये भी गलत है आपका, फर्नीचर है ना सर, मर्चेंडाइजेस तो नहीं है ना, वो कोई एसेट है। लेकिन कह रहा है सेल्स ऑफ मर्चेंडाइजेस ऑन क्रेडिट, ठीक है सर, तो ये आंसर आपका सही है, ऊपर वाला ऑप्शन गलत टिक किया हुआ है। फिर कहता है रिटर्न ऑफ मर्चेंडाइजेस ऑन क्रेडिट, ठीक है सर। अब रिटर्न इसका मतलब आपने कोई चीज पहले परचेज की थी, आप रिटर्न कर रहे हो, तो ये तो परचेज रिटर्न है ना यार, ये तो परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न तो है ही नहीं। सेल्स रिटर्न होता तो वो सेल्स रिटर्न में भी हमारे पास रिकॉर्ड हो रहा होता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि उसने सेल्स बोली थी तो हम सेल्स तक ही महदूद रहेंगे। सेल्स में हम देखेंगे कि भाई मर्चेंडाइजेस हो पहली शर्त, दूसरी शर्त वो उधार पे बेची गई हो, ठीक है सर। फिर सर और नीचे आते हैं 7 पे, कहता था एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग, ये तो आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को थ्योरी भी पढ़ाई हुई है तो वहां पे बताया भी था। फिर कहता है एन एंट्री कंटेन मोर देन वन डेबिट एंड क्रेडिट इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री, ठीक है सर, ये मैंने बताया था आप लोगों को कि भाई अगर एक से ज्यादा डेबिट एंड क्रेडिट आते और ये एंट्री आपकी जर्नल में एग्जामिनर हर बार टेस्ट करता है, और मैंने इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी कराई है आप लोगों की, ठीक है सर। फिर कहता है कॉन्ट्रा एंट्री इज रिकॉर्डेड इन, तो ये भी सर आपको पता है कॉन्ट्रा एंट्री जिसमें हम वो सी लिखते थे, ठीक है सर, दोनों साइड में। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या होता था, कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब ये होता था कि सेम अमाउंट जब दो साइड पे आ जाए उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। जैसे कि कैश
डेबिट साइड पे भी आ रहा है और बैंक क्रेडिट साइड पे भी 100 रुपए से 100 रुपए से। अब सेम अमाउंट दो साइड पे आ गई तो उसको हम कॉन्ट्रा कहते हैं, और कैश बुक में हमने इसका कॉन्सेप्ट भरपूर देखा हुआ है और एग्जामिनर ये चीज टेस्ट करता है आपसे। फिर सर 10 पे आते हैं, कहते हैं अर्थमेटिक एक्यूरेसी। ठीक है, अर्थमेटिक एक्यूरेसी हम कैसे लाते हैं? तो सर ये ट्रायल बैलेंस से लाते हैं हम। ट्रायल बैलेंस से हमें पता चलता है, क्योंकि उसके दोनों बैलेंस सेम हो जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि भाई आपकी जो जनरल जनरल बनाया था वो बिल्कुल सही बनाया आपने, आपने टी अकाउंट जो थी वो भी बिल्कुल सही बनाई। ट्रायल बैलेंस हमें बेसिकली सारा अर्थमेटिकली बताता है कि भाई आपने बिल्कुल सही चीजें बनाई हैं। फिर कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स। ठीक है सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स। ठीक है सर, ये हमारे पास इसका ये सर हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में से आया हुआ है। ठीक है सर, यहाँ पे सर मुझे जो इसका ऑप्शन लग रहा है वो है कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट में अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐड करते हैं तो वो नेट प्रॉफिट हमारे पास बन जाता है। ठीक है सर, नेट सेल्स नहीं, हमारे पास नेट प्रॉफिट बन जाता है। अच्छा सर, फिर नीचे आते हैं, द टर्म मर्चेंडाइजेस इज यूज इन अकाउंटिंग फॉर। अब ये देखो उसने पूछ लिया भाई मर्चेंडाइजेस का, कि मुझे पता तो चले भाई स्टूडेंट को फर्क भी पता है या नहीं मर्चेंडाइजेस का। ठीक है सर, तो मर्चेंडाइजेस मतलब गुड्स। ठीक है, ऑफिस सप्लाईज नहीं सर, ऑफिस सप्लाई स्टोर सप्लाईज ये भी नहीं, फर्नीचर ये भी नहीं, हमारे पास जो गुड्स होते हैं। ठीक है सर, मर्चेंडाइजेस के लिए आपको पता है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एग्जामिनर डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यूज करता है। ठीक है सर, मर्चेंडाइजेस यूज करेगा, गुड्स यूज करेगा, ठीक है सर, आइटम्स यूज करेगा। तो ये सारे वर्ड्स जो है वो यूज करता है एग्जामिनर। फिर सर यहाँ पे आते हैं भाई, कहता है दिस डज नॉट इफेक्ट टोटल एसेट्स। क्या चीज है भाई जो टोटल एसेट को अफेक्ट नहीं करती? 2025 का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया था, जिसमें उसने ट्रांजेक्शन दी थी और उसने कहा था कि मुझे इसका इम्पैक्ट बताओ किस चीज पे आएगा। ठीक है, तो वही वाला सीन इसने यहाँ पे भी पूछा है। अब सर कह रहा है कि कौन सी ऐसी चीज है जो बिल्कुल किसी कैश पे अफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है सर, तो देख लेते हैं सर इसमें क्या कहता है, कहाँ गया, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। ठीक है सर, अब अगर मैंने किसी को पेमेंट कर दी लाइबिलिटी की कैश पे, ठीक है सर, तो ये तो जब मैं पेमेंट करूंगा तो उसको पैसे दूंगा, पैसे मेरे पास क्या एसिड है। ठीक है सर, और एसिड क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कौन सी ऐसी चीज है जो एसिड पे अफेक्ट नहीं करती। सर ये तो अफेक्ट कर रही है ना, यहाँ पे एसिड कम हो रहा है, तो ये पहली चीज तो सर हमारी बाहर हो गई। दूसरी चीज में कहता है ड्राइंग्स बाय ऑनर। अब ऑनर ने ड्राइंग्स की, ठीक है सर, चीजें निकाल के ले गया। फर्स्ट करते हैं हमारे बिजनेस से उसने कैश निकाला पर्सनल यूज के लिए, तो कैश मेरे लिए क्या था, एसिड था। एसिड यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे दोबारा इंपैक्ट आ गया एसिड पे, एसिड कम हो रहा है, तो ये भी सर निकल गया। फिर तीसरा कहता है परचेज फर्नीचर ऑन अकाउंट। सर हमने उधार पे चीजें खरीदी है, तो यहाँ पे भी सर क्या हो रहा है, फर्नीचर क्या है मेरे लिए, एक एसिड है, और एसिड यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो सर इंक्रीज हो रहा है ना, तो इस पे इम्पैक्ट आ गया, लेकिन उसने कहा है जीरो इम्पैक्ट मुझे बताओ एसिड पे, तो सर ये चीज भी बाहर निकल गई। तो सर लास्ट वाली बच गई कि कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। सर अब इसका इम्पैक्ट क्यों जीरो आ रहा है, देखो कैश बैंक, ठीक है सर, 100 रुपया पड़ा हुआ था, ये उठा के हमने बैंक में डाल दिया 100 रुपया, ठीक हो गया सर। सर कैश मेरे लिए क्या है भाई, कैश मेरे लिए क्या है, एसिड है, और एसिड को मैंने उठा के बैंक में डाला तो ये तो डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है तो ये हो जाएगा क्रेडिट। अच्छा सर बैंक सर मेरे लिए क्या है, बैंक भी मेरे लिए सर एक एसिड है, और बैंक में पैसे आ रहे हैं तो एसिड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये जनरल एंट्री जब हमने सीखा, इंक्रीज हो रहा है तो ये हो जाएगा डेबिट, ठीक हो गया सर। तो 100 रुपए से क्रेडिट, 100 रुपए से डेबिट, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गया, मतलब जीरो जीरो हो गया, तो जीरो इम्पैक्ट आ गया इसका। ठीक है सर। अच्छा सर, फिर यहाँ पे आते हैं, कहते हैं एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड इज क्लासिफाइड एज। इसका मतलब क्या है सर, मेरे पास एम्प्लॉई है, 5 एम्प्लॉई है, 5 काम करते हैं, 1000 रुपये एक की सैलरी है, 5000 रुपये मैं उसको मंथ एंड पे पैसे देता हूँ। अब हुआ ये कि भाई मैंने पूरा महीना उनसे रगड़ा के उनको काम लिया, उनसे बिल्कुल दबा के उनको जो है ना डंडा दिया, उनसे काम लिया। अब जैसे मंथ खत्म हुआ उसने कहा पैसे, मैंने कहा भाई अगले महीने दूंगा पैसे। तो इसमें ये कह रहा है एक्सपेंस ड्यू। एक्सपेंस ड्यू का मतलब है एक्सपेंस हो चुका है, खर्चा हो चुका है, लेकिन आपने अभी तक पे नहीं किया। आप बहुत बड़े बेगैरत हैं, ठीक है, कि आप मजदूरों का भी हक लेते हैं सर। तो आपने पैसे नहीं पे किए, नहीं पे किए तो सर वो आपकी लाइबिलिटी है, आपने पे करने इन फ्यूचर। ठीक है सर। फिर सर लास्ट पे कहते हैं डिफेक्टिव पार्ट ऑफ इक्विपमेंट्स रिटर्न टू सप्लायर इज क्रेडिटेड टू इक्विपमेंट्स। ठीक है सर,
डिफेक्टिव इक्विपमेंट्स रिटर्न टू सप्लायर इज क्रेडिटेड टू। ठीक है सर, सबसे पहले हम ये एंट्री बनाते हैं भाई, इक्विपमेंट्स हमने जब परचेज करेंगे तो इक्विपमेंट्स हम क्या कर देंगे, डेबिट, और फर्स्ट करते हैं हमने कैश पे खरीदा तो कैश क्रेडिट। ठीक है सर, अब जब इक्विपमेंट्स में वापसी करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, इक्विपमेंट्स क्रेडिट में आ जाएगा सर। इसको हम ये कर लेते हैं अकाउंट्स पेबल, ठीक है, उधार पे हमने खरीदे, और मैं क्या कर दूंगा, अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट कर दूंगा और डेबिट कर दूंगा, तो इक्विपमेंट्स में ही वो इक्विपमेंट्स इक्विपमेंट में ही चला जाएगा। ठीक है सर, तो ये इक्विपमेंट्स अकाउंट आ गया। फिर कहता है यहाँ पे इट इज नॉट, ठीक है, ये पेड नहीं है, नोट है, नॉट इंक्लूडेड इन इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में क्या चीजें नहीं आती, अब सर मुझे बताओ इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, वो मुझे था सर, उसमें एक्सपेंसेस आते हैं, इनकम आती है, दो चीजें तो आती हैं हमारे पास। सर बैलेंस शीट में क्या आता है, सर बैलेंस शीट में एसेट्स आते हैं, लाइबिलिटीज आती है, इक्विटी आती है। ठीक है सर, बस ये याद रखना। तो सर इनकम ये तो सर आता है इनकम स्टेटमेंट में। सर परचेज डिस्काउंट, परचेजेस एक्सपेंस था, परचेज डिस्काउंट इनकम थी हमारी, तो ये भी सर इनकम है, ये भी आती है, बिल्कुल सर आती है। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न ये क्या है, आपके पास ये एक्सपेंस होता है। सर आपने सेल्स की, आपकी इनकम बढ़ गई, अब उस बंदे ने गुड्स आपके उठा के मुंह पे मारे कि भाई ये लो, ये क्या मुझे बेकार से गुड्स दिए, तो वो जो सर इनकम थी हमारी वो चली गई, तो चली गई तो वो एक्सपेंस हो गया। ठीक है सर, वो भी आपके लिए एक तरीके से एक्सपेंस थी भाई, वो आपके लिए कोई इनकम नहीं थी, आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की चली गई तो वो समझो एक्सपेंस हो गया। हाँ, लेकिन अगर आपने उसको पा लिया तो फिर आपके लिए वो लाइफ टाइम इनकम है भाई, लाइफ टाइम इनकम है, वो एसेट भी है आपके लिए, वो इनकम भी है, वो प्रॉफिट भी है, वो लॉस नहीं है फिर आप लोगों के लिए, वो एक्सपेंस नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है सर, वो लाइबिलिटी नहीं होगी फिर आप लोगों के लिए, कोई बोझ नहीं होगा, उधार नहीं होगी वो भाई आपका एक फिक्स्ड एसेट होगा, फिक्स्ड एसेट हो जाएगा। ठीक है सर, तो कुछ नसीब है भाई वो लोग जिनको, ठीक है ना, आप बस कहना नहीं चाह रहे हम, फिर कुछ लोगों के दुख दर्द जो है वो जाग जाएंगे, उनमें से एक हम भी हैं भाई। ठीक है सर, तो खैर सर कहता है सेल्स रिटर्न, अच्छा सर सॉरी, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट में क्या चीज़ नहीं इंक्लूड होती। ठीक है सर, तो लास्ट में हमारे पास रह गई अनअर्नड कमीशन। अब अनअर्नड कमीशन का क्या मतलब है भाई, अनअर्नड कमीशन का मतलब ये है कि आपने किसी से एडवांस में, मतलब मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, ठीक है सर, अब ये जो भी मैं आपसे पैसे कमाऊंगा वो मेरे लिए क्या होगी, इनकम होगी। अब मैंने आपको, ठीक है, मैंने कहा भाई मैं आपको कोर्स दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मतलब मक्खन मलाई लगा के आपने मुझे पैसे पे कर दिए। ठीक है सर, अब पैसे तो पे कर दिए मुझे, मैंने आपको सर्विसेज ही नहीं दी, मैंने आपको पढ़ाया नहीं, तो सर जब तक मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा ना, वो मेरे ऊपर लाइबिलिटी है, मेरे ऊपर उधार है कि मैं आपको पे करूँ। जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह का आपको पता है, वो पूरे सेमेस्टर की फीस आपसे 6-6 महीनों की फीस एडवांस में ले लेती है। तो सर वो जब तक वो 6 महीने नहीं गुजरते ना, वो इनकम अपने पास रिकॉर्ड नहीं करते, वो अपने पास लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं कि भाई ये सर्विसेज हमने दी ही नहीं अभी तक, अभी देनी है। ठीक है सर, तो लाइबिलिटी तो सर हमारे पास बैलेंस शीट में चली जाती है ना, तो ये इधर तो रिकॉर्ड ही नहीं होगी भाई। फिर कहता है लास्ट स्टेप अकाउंटिंग साइकिल इज भाई पोस्ट क्लोजर ट्रायल बैलेंस, जिसको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी हम कहते हैं। ठीक है सर, तो हमने देखा था, और हमने मेरे ख्याल से अपने कोर्स के सेकंड लास्ट टॉपिक को ही हमने ये किया है। फिर कहता है इफ एसिड्स, ठीक है सर, इस पे लास्ट पे आते हैं भाई, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, आराम से करेंगे इसको। अच्छा सर, फिर कहता है इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक मीन्स कि भाई इनकम आपकी बैंक में क्रेडिट हो गई है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। ठीक है सर, तो क्रेडिट का मतलब होता है कि भाई आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए गए, तो इनकम मतलब वो ये कि वो आपकी इनकम थी एक। ठीक है सर, तो भाई इंटरेस्ट अगर आपकी बैंक में पैसे डालता है वो इनकम इंटरेस्ट के नाम से, तो एक तरीके से वो आपकी इनकम हो गई। फिर कहता है शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अ ट्रांजेक्शन रिटर्न ईच एंट्री इज कॉल्ड नरेशन। ठीक है सर, वो जो हम लिखते हैं टू रिकॉर्ड, ठीक है ना, सेल्स ऑन कैश, सेल्स ऑन क्रेडिट। ठीक है सर, तो वो चीज़ें जो ऊपर से हम उठा के एग्जामिनर को पागल बना देते हैं कि भाई ये तो तूने ऊपर ही लिखी हुई सारी चीज़ें, इसके भी भाई 0.5 कुछ समथिंग मार्क्स होते हैं जो आपको मिलने होते हैं। अच्छा सर, लास्ट वाले पे आते हैं भाई, ये आपके पास आ गया है, कहता है एसेट्स मेरे पास 1 लाख रुपए के, वो लाइबिलिटी है 20% ऑफ एसेट। ठीक है सर, और मुझे कैपिटल निकाल के दो, जाओ भाई। ठीक है सर, तो इसने अकाउंटिंग इक्वेशन पूछ लिया भाई, तो अकाउंटिंग इक्वेशन आपको पता है कि एसेट्स बराबर होते हैं लाइबिलिटी प्लस इक्विटी के। ठीक है सर, एसेट्स कितने हैं भाई आपके, एसेट्स हैं 1 लाख, और सर एसेट्स 1 लाख है, और लाइबिलिटी कितना है, 20% ऑफ एसिड है। ठीक है सर, मतलब क्या कहता है लाइबिलिटी, 20% ऑफ एसिड। ठीक है सर, तो 20% हम किस तरीके से लेते हैं सर, आपको पता है, मैंने सिखाया आप लोगों को।
तो 1 लाख लिखा, मल्टीप्लाई बाय 20 लिखा और उसके साथ परसेंटेज लगा दी। ठीक हो गया सर, आपने कैलकुलेटर पे ये चीज़ सोल्व करनी है भाई। अच्छा सर देखिए इसको ये आंसर सही दे रहा है, नहीं आ रहा, तो बिल्कुल सर इसने भी हमें आंसर सही दे दिया है, 5 मल्टीप्लाई बाय 20%। ठीक है, किस तरीके से परसेंट निकालते हैं वगैरह वो सब मैंने आप लोगों को सिखाया है। तो सर इसका मतलब सर लाइबिलिटी हमारे पास 20,000 आ रही है और सर हमें इक्विटी नहीं पता, इक्विटी फाइंड करनी है। तो सर ये यहाँ पे प्लस हो रही है तो इधर आके ये हो जाएगी माइनस। तो सर 1 लाख माइनस 20,000, तो सर हमारे पास जो लाइबिलिटी आ रही है वो लाइबिलिटी आ रही है 80। तो एक जादू दिखाऊं, ये देखिए सर लाइन खुद ब खुद सीधी हो गई। तो ये भाई पैसा है, पैसा, पैसे की गेम है सारी। ठीक है, आप भी इसी तरीके से आईपैड्स वगैरह लेंगे तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों के पास भी इस तरीके के शशके होंगे। ठीक हो गया सर, तो 80,000 भाई जी बिल्कुल सर हमने ये सही यहाँ पे इसका बैलेंस निकाल लिया है हमने। ठीक हो गया सर, ये बैलेंस 80,000 में हमने सही निकाल लिया। तो सर कोशिश की भाई मैंने अपनी तरफ से पूरी, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि एक एक चीज़ आपको मैं एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी यार इंसान है, बंदा है, चिढ़ जाता है थोड़ा, कहता है यार मैंने जब इनको सारे लेक्चर्स दिए हुए सब कुछ पढ़ाया हुआ है तो यहाँ पे मैं क्यों एक्सप्लेन करूँ इनको। ठीक है ना, यहाँ पे भी एक्सप्लेन करूँ वहाँ पे भी एक्सप्लेन करूँ, ये तो बात नहीं हुई, ये तो मज़ा नहीं आएगा ना भाई। वहाँ पे समझो ना यार, वो जो इतनी मेहनत की है तो उस पर समझो ना आप लोग। ठीक है सर, लेकिन खैर आप लोगों से भाई मोहब्बत है हमारी तो इस वजह से थोड़ा बहुत चलता है मेरे ख्याल से आप लोगों के साथ। खैर सर ये चीज़ें थी भाई हमारी, इंशाल्लाह अगली क्लास में। और जिन्होंने भाई 2025 का पेपर दिया है वो कमेंट में भी बता सकते हैं कि उन्होंने कितने तीर मारे, सही सही तीर मारे। ठीक है, सही, तो वो भी बता सकते हैं। ठीक है सर, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में और थोड़ा शपाटर स्पीड से चलेंगे। ठीक है सर, वो क्या कहता है शपाटर भाई, दूसरे में गुम, नहीं दूसरे में दुम तीसरे में गुम। तो अगली क्लास में इंशाल्लाह और फिर इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। ठीक है सर, क्योंकि एमसीक्यूज रिपीट होंगे और जो न्यू न्यू कॉन्सेप्ट होंगे बस वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सर ज़्यादा लंबी हो रही है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में यार।